सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ राना ताहिर हैं और आज ख़ुसूसी तौर पर हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया है फैसलाबाद से, शायद या लाहौर से। वो हमारे साथ DSNG पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। मौजूद तो दोपहर में मैंने कुछ और सोचा था प्रोग्राम का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि करप्शन जो है अगर उसमें लूटा हुआ माल मरने के बाद भी हम बरामद करेंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शाम को एक अचानक खबर एक आई, राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। पहले तो ये समझ नहीं आई कि किसने गिरफ़्तार किया। हमने मरियम औरंगज़ेब साहबा से भी बात की, राना ताहिर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने के लिए उनको, उनका अभी पता नहीं चल रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन ये आई और एंटी नारकोटिक फोर्स के तर्जुमान ने ये कहा कि लाहौर डायरेक्टरेट ने राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार किया है और शायद उन्हें पूछगिछ के लिए, तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद लाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी एक अजीब जो बात है, जो मुझे हज़म नहीं हो रही, कि उनकी गाड़ी से मंशियात बरामद हुई। अगर कोई आदमी मंशियात का काम करता भी है तो उन दिनों जब वो अपोजिशन में है, उन दिनों जब हुकूमत उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है, वो कैसे मंशियात को अपनी गाड़ी में लेके कहीं जा रहा होगा? कोई किसी से कोई ताल्लुक हो, कोई फ्रंटमैन हो, कहीं कोई बंदा पकड़ा जाए, उससे आप इकबाली बयान ले लें, कुछ कर लें। लेकिन ये बात मुझे बतौर सहाफ़ी, मुझे, राना ताहिर साहब तो मुझसे इख्तलाफ कर रहे हैं इस बात पे, लेकिन मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही कि राना सनाउल्लाह आज लाहौर आते हुए फैसलाबाद से अपनी गाड़ी में मंशियात लेके आएंगे। ये कौन किसको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? और मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ने अपने लिए कोई नेक नामी नहीं पैदा की। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जब तहरीक इंसाफ देती है कि माजी की हुकूमतों ने ये सब कुछ किया, तो लोग उसको कुछ बिलीव भी कर लेंगे, उस पर आर्गूमेंट की गुंजाइश है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं प्रिमा फेसी मैं ये समझता हूँ कि ये जो केस है इसमें मेरा नहीं ख्याल कि राना साहब की गाड़ी से मंशियात बरामद हकीकी मायनों में हो सकती है। बहरहाल राना अफजल साहब हमारे साथ हैं और आज मौजू यही है। बड़े हम क्रिटिक हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उस पर मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ। लेकिन आज जो राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी जिस तरह से हुई है, मैं कोई उनका बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। राना अफजल साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, मेरे पास भी यही इतलात हैं जो मीडिया के ज़रिए आ रही हैं और इसके अलावा तो कोई सोर्स नहीं है इस वक्त। और बिल्कुल इसको जो आपने गुफ्तगू की, मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ और उसको एक जुमले में अगर कहना हो तो दिस बीट्स कॉमन सेंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट बीट्स कॉमन सेंस। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन ये मैसेज क्या है इससे? व्हाई इज दैट? क्यों ये हो रहा है? कि क्या आप क्या समझते हैं? देखें, हालात इस तरफ जा रहे हैं कि हमने ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमने ये काम इस बंदे को उठाना है, फिर ये छोटे लोगों के ज़ुम्मे लग जाता है कि किस तरीके से उठाना है। अगर मेरे ऊपर केस बनाना है तो कुछ नहीं और मिलेगा, तो कहेंगे 35 साल पहले अगर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी थी तो वो इनको सस्ती कैसे मिल गई, तो ढूंढो, उसके अंदर से निकालो, इसको फांसो किसी तरीके से और इसकी आवाज़ को बंद करो। तो ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे मुल्क में, ये बड़ी खौफनाक है। ठीक है। आप राना ताहिर साहब, राना अफजल साहब की जो बात है कि बिल्कुल जब कह दिया जाता है कि किसी आदमी को उठा लो, देखिए ये हमारा कल्चर है पॉलिटिकल। हम इसमें कोशिश होती रही कि तब्दीली आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब्दीली नहीं आई। मैं आपको बताऊं, आज का राना ताहिर साहब, ये जो वाक़या है इसने मुझे 1973-74 का वो वाक़या याद दिला दिया। मैं तो बहुत छोटा था, बाद में हमने पढ़ा, उसको देखा, जिसमें चौधरी ज़हूरुल्लाह पर एक भैंस चोरी का मुकदमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी शख्सियत की गवर्नमेंट में कायम हो गया। यानी चौधरी ज़हूरुल्लाह भैंस चोरी करके ले जा रहे थे, ये मुकदमा बाकायदा तौर पर कायम किया गया। अब ये
राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून के सदर है पंजाब के, सूबाई वजीर कानून रहे हैं 10 साल तक और अपोजिशन में बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं गवर्नमेंट पर। इन हालात में अगर कोई कर भी रहा हो ये कारोबार तो वो अपनी गाड़ी में लेके ये सब कुछ जाएगा। राना ताहिर साहब, शमी साहब देखें, जो बात आपने की है पाकिस्तान के सियासी कल्चर की, बिलाशुबा अगर हम अपनी माजी की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसे वाक़यात बेतहाशा मिलेंगे। आप देखें कि एक मकाफात अमल होता है। जब जमशेद दस्ती साहब को गिरफ़्तार किया गया, वो कौमी असम्बली के मेंबर थे और जिस तरह से वो चीखो पुकार कर रहे थे पुलिस की गाड़ी में, वो एक नहायत ही तकलीफ दे मंजर था। समी साहब, प्रोड्यूसर साहब, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इन द मीन टाइम वो जमशेद दस्ती कहीं से ले लें तो आगे जाके वो भी हम दिखाएंगे। बिल्कुल जी राना साहब। और मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी गिरफ्तारी के बाद जो प्रेस टॉक की थी वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो बात यह है कि जब इंसान के पास इक़्तिदार होता है, वो मौजूदा हुकूमत हो या साबिक़ हुक्मरान हो, उन्हें खौफ खुदा जहन में ज़रूर रखना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी जो है, इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा कि राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से मंशियात बरामद हुई या नहीं हुई। पूरे हक़ायक़ अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर समी साहब उनको बेगुनाह पकड़ा गया है, उन पर झूठा मुकदमा बनाया गया है, तो ये इंतहाई ज़्यादती की बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस वजह से कि जी वो साबिक़ वज़ीर कानून हैं, मुस्लिम लीग पंजाब के सदर हैं, इसलिए अगर उनकी गाड़ी से मंशियात बरामद हो भी जाए तो हम उसको झूठा कहें, ये गलत बात है। इस केस में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। जो भी है मामला वो हक़ाइक़ कौम के साथ, अगर झूठा मुकदमा बनाया गया है तो जिन लोगों ने बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन महज इसलिए कि वो एक सियासी जमात के रहनुमा है, सियासी रहनुमा जो है वो कानून से बाला तो नहीं हो सकते। ठीक है, मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं राना अफजल साहब की तरफ आऊँगा, लेकिन इससे पहले जो राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के बाद जो बयान, वीडियो बयान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जारी किया, तो हम सुन लेते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। राना अफजल साहब, ये शहबाज शरीफ साहब का भी आपने बयान सुना, वो भी इसको कंडम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने किया है और इसकी रीज़न्स पॉलिटिकल हैं, और भी जो बयानात आ रहे हैं। लेकिन जैसे राना ताहिर साहब ने कहा, मैं भी प्राइमा फेसी इसको नहीं मान रहा, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट वो उसको अपना रिएक्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बहुत जल्दी नहीं है ये कहना कि वो बिल्कुल बेगुनाह है और ये सियासी बुनियादों पर हुआ है, क्योंकि समटाइम्स जो हक़ाइक़ अगर सामने आए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाता कल तक, जब तक राना साहब को पेश नहीं किया जाता कहीं किसी अदालत में, या कुछ और तफसीलात सामने ना आ जाती। बिल्कुल एट द आउटसेट अगर हम ये कहें कि कोई आदमी बेगुनाह है, बिल्कुल ही, यानी एक पार्टी के मौक़िफ़ के तौर पे, ये आप समझते नहीं है कुछ थोड़ी जल्दबाजी है इसमें? नहीं, मैं नहीं समझता कि जल्दबाजी है। जैसे हमने इत्तफाक किया कि इट बीट्स कॉमन सेंस। अगर वो कॉमन सेंस को अपील करता तो मैं ज़रूर खामोश होता, कि लेकिन वो कॉमन सेंस को अपील नहीं कर रहा। दूसरा, हम लोग इस हुकूमत के बैनेट, इस हुकूमत की बंदूक के छुरी के ऊपर हैं। और आप देखें कि मैं इत्तफाक करता हूँ राना ताहिर साहब ने जो बातें की कि वो असूली तौर पे वो दुरुस्त बातें हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये आप तवक्को नहीं रखते कि इदारा ऐसा करेगा। लेकिन फिर आप इसी इदारे का वो किरदार देखें। एफेड्रीन केस के अंदर आपने अब्बासी के ऊपर देखा कि 2500 kg का केस था, वो 2000 kg को भूल गए और 500 kg का केस अब्बासी के ऊपर बना दिया और उसने जेल काटी और आज उसको बरी कर दिया। उसकी ये जेल की तकलीफ़ें, उसकी फैमिली की बदनामी, उसका जो कुछ उस इलेक्शन वो नहीं लड़ सका, उन चीज़ों को कौन वापस देगा? लेकिन वो तो एक तरफा नहीं था, उसमें तो राना साहब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो लीडर थे वो एक वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे, मखदूम साहब, उनके ऊपर भी इस तरह का वो मामला हो गया था। तो वो अब ये चीज़ें तो चलती आ रही हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा है। जी हाँ, फिर ठीक है, ये एग्रीकल्चर हम बर्दाश्त करेंगे। वो ये कल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर है। और इसके ऊपर कौन से घोड़े चरते हैं, कौन से घोड़े नहीं चर सकते, ये वक्त के साथ बदलता रहता है। भाई जी, मैं ये कह ही रहा हूँ राना साहब बुनियादी तौर पर कि जब भी कोई जमात अपोजिशन में आती है
तो वो गिरफ्तारियों की मजम्मत करती है, वो कहती है कि ये असूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन जब वो ख़ुद हुकूमत में होते हैं तो वो सारा काम करते हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब देखें, जो सानिया मॉडल टाउन था उसमें 14, 15, 16 लोगों की जानें गई और डिमांड सिर्फ ये थी कि इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें। लेकिन गवर्नमेंट ने उस मामले पर एक बड़ा सख्त रवैया रखा। फिर जब जैसे राना साहब ने कहा, राना ताहिर साहब ने, कि जब अपोजिशन में आते हैं लोग उसी जमात के, तो फिर वो जब रिपीट होता है तो वो फिर कहते हैं कि नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। तो मकाफात अमल, इसको रोकेंगे कैसे इसको? देखें, इसमें बिल्कुल मैं 100% ये नहीं कह सकता कि हमारे लोग जो हैं उन्होंने ज़्यादती नहीं की होगी, और किसी दौर में भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप उसी मॉडल टाउन केस को देख लें कि हमारे कादरी साहब किस तरह से चिल्ला रहे होते थे कि नून लीग हमारा इंसाफ नहीं होने दे रही। आज वो 1 साल से खामोश हैं और वो मामला कोर्ट के अंदर है। तो जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने का तर्ज अमल है, वो अब मेरा ख्याल है हमारे अवाम बहुत कुछ समझ गए हैं। और ये भी जो केस हुआ है, अब्बासी का केस हो, एफिड्रीन का, या राना सनाउल्लाह का जो केस है, तो ये बिल्कुल उसी ज़मरे में आएगा जिसमें ज़हूर अलाई ने बहस चोरी की थी। अच्छा, ये बिल्कुल मैं तो मिसाल भी इसीलिए दी कि जो नाजायज़ केसेस हैं वो ना लोग उसको इंडोर्स करते हैं और ना फिर वक्त उनको इंडोर्स करता है, और वक्त बड़ी जालिम चीज़ है। ये सब चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं उसके जैसे जैसे उसका पहिया आगे चलता है। लेकिन ये जो गिरफ़्तारी हुई है, इसके बाद वो मुस्लिम लीग नून पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं। हमने बहुत सारे लोगों से रब्ता करने की भी कोशिश की नून लीग के, लेकिन बहुत सारे लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप समझते हैं कि इससे पार्टी में कोई खौफ की फ़ज़ा आएगी कि शायद अब पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू होने लगा? बिल्कुल, मैसेज तो यही है, और बल्कि इस बजट से पहले हमें मैसेज मिलने शुरू हो गए थे कि इस बजट को पास करवाएं, ये मुल्क की बेहतरी के लिए है। अगर आप में ये जुर्रत नहीं है कि आप वोट वहाँ पे जाके आप नहीं देंगे, तो फिर आप वहाँ से गैर हाज़िर हो जाएं। इस किस्म के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मशवरे हमें ऐसे टेलीफोन नंबरों से मिल रहे थे जो नंबर आपके फ़ोन के ऊपर पढ़ा नहीं जा सकता। तो हम उनको जानते थे, वो हमें जानते थे। तो ये हमारे बहुत से दोस्तों के साथ हुआ, और फिर ये हमारी कौमी इज्तिमाई बदकिस्मती है। अच्छा राना साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें एक और चीज़ जो है वो शायद एग्रेवेट कर रही होगी। एक जो हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आया मरीम नवाज़ साहबा का, शहबाज साहब का, कि वो क्या वो भी इस वक्त प्ले कर रहा होगा? क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर्स जिनसे मेरी बात हुई वो इस बात पर ना खुश थे, जो मरीम साहबा और शहबाज शरीफ साहब का जो आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया। बाज़ लोगों ने उसको इख्तलाफ कहा, कुछ लोगों ने उसे शब खून कहा, तो वो बहुत ज़्यादा इससे अपसेट थे। अब इन हालात में राना सनाउल्लाह की ये जो ख़बर आई है, इससे आप क्या समझते हैं? डिमोरलाइजेशन ज़्यादा होगी या जो पार्टी के डिफरेंसेस हैं उनमें कुछ कमी वाक़या हो जाएगी और वक्ती तौर पर वो जो सारी चीज़ें हैं वो दब जाएंगी? देखिए, वो जो मरीम नवाज़ साहिबा का बयान था और उससे पहले जो मिसाक मईशत के बारे में शहबाज शरीफ का बयान था, जो मिसाक मईशत के बारे में हमारी पोजीशन पिछले 5-6 साल से यही थी। और जब हम इक़्तिदार में थे, मुझे याद है 15-16 के बजट में इसहाक डार साहब ने बांगे दोहल ऐलान किया, 16-17 में उन्होंने फिर किया, 17-18 के बजट में मैंने दोनों हाउसों में ये ऑफ़र दी, और हम उस वक्त गवर्नमेंट में थे। हमें इन्होंने कहा कि ये इनकी कमज़ोरी है, हम इनके साथ नहीं जाना चाहते, और वो हमारी पोजीशन है आज के अबतर हालात के तहत। लेकिन जो मरीम नवाज़ की पोजीशन थी वो इस पोजीशन से थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए थी कि हमने ये लोग हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हमारे बंदों पे पर्चे हो रहे हैं, हमारे साथ जाली मुकदमे हो रहे हैं, और आप इनको मईशत की दावत दे रहे हैं, इनके साथ तो बैठना नहीं चाहिए। तो ये एक आज़ाद ख्याल था, और जो बहुत से लोग शेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपस में मुखालफत नहीं थी, हम उस फैसले पे नहीं पहुँचे थे। हमने उस फैसले पे APC में पहुँचना था, और उससे पहले उन्होंने अपनी राय दी, और बहुत से लोग उनकी राय से भी इत्तेफाक करते हैं। तो ऐसा मौका नहीं आया कि हम एक कंसोलिडेटेड राय के साथ आगे जाते। अगर आता तो हम ज़रूर एक राय पे चले जाते। अभी जो दूसरी बात आपने की कि खौफ की फ़ज़ा,
यकीनन बहुत लोग जो हैं वो महसूस करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुशर्रफ की ऑपोजिशन नहीं गुजारी हुई, वो मारे नहीं खाई हुई, जमहूरियत के लिए उनका अज़म उतना मजबूत नहीं है। उनके घर वाले कहते हैं यार तुम क्यों जेल में जाना चाहते हो। और ये खौफ की जो फ़ज़ा है इसको फाशिज़म कहते हैं। ये जो खौफ की फ़ज़ा है यही फाशिज़म है, और ये मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। इसमें ना इंडस्ट्री लगेगी, ना कारोबार होगा, सिर्फ सियासी लोग नहीं छुपेंगे, हर शरीफ आदमी छुप जाएगा कि यार लीडर था, ये आज इसके साथ ये हो रहा है, कल मैं तो छोटी सी चीज़ हूँ, मेरे साथ क्या होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए जो इस किस्म की चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक हैं। राना साहब, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि खौफ की फ़ज़ा नहीं होनी चाहिए और इसको हम फैशिज़म कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मुस्लिम लीग नून का ये जो बयानिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक है कि ये 4-5 लोग कौन होते हैं जो फ़ैसला करें, और फिर उसके साथ जो पाकिस्तान के इदारों पर जो तनकीद की जाती है, पाकिस्तान की फ़ौज पर जो तनकीद की जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी एक 5th जनरेशन वॉरफेयर की एक टाइप है, और अगर आप अपने इदारों पर इस तरह की तनकीद करेंगे तो ये कोई पॉपुलर स्टांस नहीं बनेगा। क्या कहते हैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं इस पर सिर्फ ये कहूँगा कि ये बयानिया नहीं है, बयान ज़रूर था। और बयान जो होता है वो किसी वक्त आप तकलीफ़ में देते हैं, किसी वक्त आप रिएक्शन में देते हैं, किसी वक्त आप दुख में देते हैं। बयानिया वो होता है जो हम सारे मिलके कोरस के साथ कहें, कि जैसे हम कहते हैं कि इमरान खान जो है नालायक आदमी है, जैसे हम कोरस के साथ कहते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड आदमी, ये बयानिया है। ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये बयानिया नहीं था, बयान मैं मानता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने उस बयान से हमारी पार्टी में इख्तलाफ किया। अच्छा, ये बड़ी बहुत अच्छी बात कही आपने राना अफजल साहब के, जिसमें आपने ये कहा कि ये बयानिया नहीं है। बहुत अच्छी बात ये कही, इससे बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता भी हूँ। मैं एक छोटी सी जगह है शोरकोट, जब मैं जाता हूँ तो रास्ते में बहुत सारे हम देहातों से भी गुजरते हैं, और हर जो देहात है उसके जो सड़क जाने वाली है उस पर एक शहीद की तस्वीर है। और बहुत ज़्यादा मुझे ये अंदाज़ा होता है जब मैं इंटीरियर पंजाब में जाता हूँ कि ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कितने हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उसमें पुलिस वाले भी हैं, उसमें पाक फ़ौज के लोग भी हैं। लोग इस बात को पसंद नहीं करते। लेकिन मैं सिर्फ ये आपकी इजाज़त से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मरियम नवाज़ साहबा बहुत अरसा खामोश रहीं, लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आके जो प्रेस टॉक की, उसमें उन्होंने बिल्कुल ये बात कही, उसी चीज़ को दोहराया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उस JIT में ASI के रिटायर्ड ऑफिसर थे, वही उसको लीड कर रहे थे, वही मुझसे सवाल कर रहे थे। और फिर उन्होंने जर्नलिस्ट से ये कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या ये उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो वो जो एक उनका जो गुस्सा है टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, वो ऐसा नहीं लगा कि शायद वो कोई वक्ती गुस्सा था जो उस वक्त आ गया हो। एक बिल्कुल उसमें कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। राना साहब, देखिए, कोई चीज़ एक दफ़ा हो तो आप कह सकते हैं ये हो गई, 2 दफ़ा हो जाए आप फिर इग्नोर कर सकते हैं। उनके वालिद को 3 दफ़ा किसने डिस्पोज ऑफ किया? वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया। ये बयानिया रहा कि हम पाकिस्तान फ़ौज को किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं देखना चाहते जहां कोई उनको अच्छा कहे, कोई उनको बुरा कहे। हम उनको इलेक्शन ड्यूटीज़ में नहीं आने की पसंद करते। हम उनको सियासी मामलात के अंदर, हम उनको डेवलपमेंट कमेटीज़ में बैठना नहीं पसंद करते। और क्यों नहीं करते? हमें कोई नफ़रत नहीं है। हम कहते हैं कि फ़ौज जो है उसके बारे में 100% सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन जब वो आके किसी ऐसे फैसले में बैठेंगे जहां नून लीग कहेगी गलत फैसला हुआ, दूसरी पार्टी कहेगी अच्छा फैसला हुआ, तो फ़ौज के बारे में कौम तकसीम होगी। और अगर कोई लोग ये समझते हैं कि जो मर्जी वो फैसला कर दें और हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये अमृत धारा है, हम पी लेंगे, तो फिर सियासत में ऐसा नहीं होता। तो ये हम मशवरा मैंने भी दिया, औरों ने भी दिया, आर्मी चीफ को दिया कि आप ये जो कमेटी बना रहा है डेवलपमेंट की, आप खुदा रहा इसमें ना बैठें, बिल्कुल ना बैठें। ये आपके कंधों पे चढ़ के अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहा है। अब बेड़ा गर्क इसने मईशत का कर दिया, अब आपके कंधों पे बैठ के आना चाहता है। क्यों आप अपने कंधे इसको दे रहे हैं? आपका तो अपना काम बहुत ज़्यादा है। तो हम पाकिस्तान फ़ौज की, ये हमारे बच्चे हैं, 7-8 लाख फ़ौज है,
और हमारे बच्चे जाते हैं, हम उनको लाइनों में लगा के भेजते हैं कि जो आप पाकिस्तान के दिफा के लिए चले जाओ। जब वो शहीद होते हैं हम उनके जनाजे उठाते हैं, उनके माँ बाप बयान देते हैं कि हम दूसरे बेटे को भी भेज देंगे। ये सारे सिविलियन होते हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि फौज के हम खिलाफ हैं? तो ये जो अपोजिशन पार्टी है हमें मलाइन करती है कि आप फौज के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हाँ, हम उन जर्नलों के खिलाफ बोलते हैं, हम मुशर्रफ के खिलाफ बोलते हैं, उसके साथ जो 8-9 रतन थे उनके खिलाफ बोलते हैं, जो आज भी हमारे खिलाफ टीवी चैनल्स के ऊपर आके 5 साल हमारे खिलाफ बोलते रहे, पनामा करते रहे, लेकिन उन्होंने हुकूमत बदल दी, लेकिन ये क्या हासिल हुआ उनको? ठीक, अच्छा राना साहब, ये बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। आपने जो इसमें चीज़ बिल्ड की है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं एक सिर्फ मिसाल दूंगा। हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, 6-7 लाख फौज उनकी कश्मीर में है, रोज़ाना रेप करती है, कत्लो गारत करती है। उनकी जमातों ने कभी ये नहीं कहा कि फ़ौज जो है वो डिस्प्यूटेड हो गई है। बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं अपनी गवर्नमेंट के इक़दाम से, इंडियन गवर्नमेंट के इक़दाम से, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये जो फ़ौज है ये मुतनाज़ हो गई है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी है और उसके मुताबिक वो अपना फरीज़ा सरअंजाम दे रही है। तो हमारे यहाँ ये सोच, ये अप्रोच नहीं आ सकती। देखिए, मैं इस चीज़ पे पूरा मुझे इदराक नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ फ़ौज के अंदर खुदकशियाँ हो रही हैं, वहाँ फ़ौज की फंडिंग के ऊपर वो लोग कहते हैं हमें खाना अच्छा नहीं मिलता, हमें पता नहीं क्या कुछ उनके बयानात आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी है जो अपने वज़ीर आज़म पे, अपने यहाँ तक के जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो मेरे इल्म में नहीं है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त करते होंगे। बहुत सी ऐसी लॉबीज़ हैं जिनको हम अप्रोच नहीं कर रहे, जो चाहते हैं कि कश्मीर का मामला ख़त्म हो और हिंदुस्तान की तरक्की में जो ये एक बहुत बड़ा रोड़ा अटका हुआ है कश्मीर का, मैं मिला हूँ ऐसे लोगों को जो चाहते हैं कि कश्मीर का फ़ैसला हो जाए ताकि हिंदुस्तान के ये मामलात आगे चलें। वो अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन लोगों को अप्रोच नहीं करते। बड़ी ये तो मैं समझता हूँ कि जी राना अफजल साहब ये बात कर रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात कर लेंगे और ये जो मामला है इस पर भी बात कर लेंगे। राना साहब का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारी लॉबीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान के साथ अमन चाहती हैं और हमने उनको एक्सप्लोर नहीं किया होगा एक्सप्लोर। लेकिन ये सवाल मैं राना साहब से करूँगा कि मोदी का जो मैनिफेस्टो है वो पाकिस्तान को बर्बाद करना उसमें शामिल है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करना उसमें शामिल है और कश्मीर को वो भारत का इंटीग्रल पार्ट करार देते हैं। बिल्कुल कहीं पे भी ये नज़र नहीं आती उनके मैनिफेस्टो में कोई बात कि जिसमें वो कश्मीर पर थोड़ा सा भी गिव अप करने के लिए तैयार हों, और लोगों ने उनको अक्सरियत दी है, वोट दिया है, इलेक्शन उन्होंने जीता है। नाजरीन हमारे साथ ही रहिए, गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ राना अफजल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। मेरे साथ राना ताहिर हैं, हमारे बोल के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। बात हो रही है राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने डिस्कस किया क्योंकि जो खबरें मिल रही थी हमें उसके मुताबिक ये है कि उनकी गाड़ी से मनशियात की भारी मिकदार बरामद हुई है। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें, ये स्पेकुलेशन है और इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जो थोड़ी देर बाद होगी, शायद आधा घंटा इसमें लग सकता है, घंटा लग सकता है, जिसमें ANF हुक्काम पूरी तफसील बताएंगे कि चार्जेस क्या हैं, गिरफ्तारी क्यों की गई है। तो आई जस्ट होप कि वो ये अगर वो ये कहेंगे कि गाड़ी से मनशियात बरामद हुई है राना सनाउल्लाह साहब की, तो जैसे राना अफजल साहब ने कहा कि ये कॉमन सेंस नहीं मानती इस बात को कि इस तरह से हो सकता है। लेकिन बहरहाल इंतज़ार करते हैं कि ANF क्या अपना मौक़िफ़ पेश करती है। लेकिन मैं राना अफजल साहब की तरफ जाने से पहले मैंने कहा था, मैं आपको एक वीडियो है जो जमशेद दस्ती साहब, जिसका राना ताहिर साहब ने जिक्र किया, जो मेंबर असम्बली थे जब उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको लाया गया अदालत में, तो उन्होंने वो गाड़ी में थे उस वक्त, पुलिस की वैन में, बाहर भी नहीं उनको लाया गया था। वो एक छोटी सी कोई आधा पौने मिनट की वो उनकी गुफ्तगू है, मैं चाहता हूँ ज़रा ये सुन लें फिर इस पर बात करते हैं। जी प्रोड्यूसर साहबा।
राना अफजल साहब, ये जो हमारे रवैये हैं, जब हुकूमत में हम लोग आ जाते हैं तो ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, कोई तीसरी कुव्वत आ जाती है, चाहे वो कोई सिक्योरिटी फोर्सेस हो, अदालतें हों, बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी ताकतवर तबका हो, इसकी जिम्मेदारी तो कलेक्टिवली सियासतदानों पर नहीं आती? बिल्कुल आती है, और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दस्ती साहब, मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि वो बाद में अदालतों में गए या नहीं गए, उनको ये चीज़ें एजिटेट करनी चाहिए थी और अदालत से उनको रिलीफ ज़रूर मिलता। और उस वक़्त लग यही रहा था कि इनके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन जो बाद में वहाँ बातें हुई उसमें यह था कि ये मुकदमात उनके ऊपर कोई पेट्रोल या डीज़ल की सप्लाई थी किसी बिजली घर को, वो पहले से थे या क्या। लेकिन मैं ओवरऑल आपसे एग्री करता हूँ कि ये हुक्मरान शायद ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं इस तरह की ज़्यादती करने के लिए, जो नहीं होनी चाहिए। और हमारा माशरा जो है अब एक तालीम याफ्ता माशरा बनता जा रहा है, और वो पुरानी वारदातें अब कामयाब नहीं होंगी। लेकिन राना साहब, अगर अदालतें किसी को रिलीफ देती हैं, यानी हुकूमत वक्त अगर किसी को पकड़ती है, किसी पर चार्जेस लगाती है, अदालतें उसे रिलीफ देती है, या अदालत हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन करती है किसी कंप्लेंट पर, तो फिर कहा जाता है कि इनविजिबल हैंड इसके पीछे आ गया है और ये सब कुछ कोई एजेंसियां करवा रही हैं। फिर एक ये भी तो प्रॉब्लम आती है, ये भी तो एक रवैया है ना राना साहब। समी साहब, सबसे बड़ा जो मसला मेरी नज़र में है कि केस जो होता है अदालत में होता है और हम उसके ऊपर टीवी टॉक शो कर रहे होते हैं। दुरुस्त है बात। अभी देखें कि ये जो जज साहब वाला केस है, कितनी खूबसूरत बात हुई है कि उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, फैसला हो जाएगा और फैसला हो जाएगा और फैसला सब कबूल कर लेंगे। तो यहाँ जो हम टॉक शोज़ के अंदर हम आपस में लड़ पड़ते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं और बात का बतंगड़ कहीं का कहीं पहुँच जाता है, ये सब फसाद की जड़ ये है। अच्छा राना साहब, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा, पनामा पेपर्स का जो केस था वो सारा मैं रोज़ाना डेली की बुनियाद पर मैं अदालत में जाता रहा। उसमें होता ये था कि कोर्ट की हेयरिंग के बाद जिस वक्त हम लोग बाहर आ रहे होते थे तो दोनों पार्टीज़ के जो वकला हैं वो जो कैमरे जहाँ पे लगे हुए हैं ना, वहाँ पर खुद खड़े हो जाते थे जाके, और एक पूरी भरपूर अंदाज में वो मुकदमा वहाँ पे लड़ा जाता था। अब अगर पॉलिटिशियन, वकील खुद आके बात कर रहे हैं मीडिया से, तो फिर मीडिया उसको कैसे इग्नोर करेगा राना साहब? नहीं, हम सब इसमें शरीक हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि हम बहुत दूध के धुले हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बेसिकली रवैयों की बात कर रहा हूँ। आप एक बड़े मुअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली रहे आप, मैं वो नहीं बात कर रहा। अच्छा, एक और बात मैं राना ताहिर साहब से इसका कमेंट लेना चाहता हूँ, फिर आप पर भी, कि अभी एक देखें, हम सब लोग आज़ादियों के कायल हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बुनियादी हक है। अभी मैंने हामिद मीर साहब का ट्वीट देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब का जो इंटरव्यू था वो चंद मिनट चला और उसके बाद उसको बंद करा दिया गया। तो वो लोग जिन्होंने बंद कराया वो अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि वो पब्लिकली इस बात कहें। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तो जियो की मैनेजमेंट ने बंद किया होगा, तो दे शुड कम आउट एंड दे शुड से कि उन्होंने क्यों बंद किया। लेकिन राना ताहिर साहब, अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं किसी लीडर के, तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर इसलिए जारी होते हैं कि वो असम्बली में इजलास में शिरकत करे। इज़ ही टोटली फ्री कि वो हर तरह की पॉलिटिक्स और ये इंटरव्यू वगैरह दे सकता है? मैं समझने के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। समी साहब, गुजारिश ये है कि प्रोडक्शन आर्डर जो होता है वो सिर्फ असम्बली के अजलास में शिरकत के लिए होता है, कि असम्बली के जो उसका अगर सही उसका आप लेना मतलब तो ये है कि नैब हुक्काम या जेल हुक्काम उस मुल्ज़म को असम्बली हाल के दरवाजे पे सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले करें, वो अजलास अटेंड करें, अजलास अटेंड करके बाहर निकलें तो वो उनको सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं वो मुतलका हुकाम के हवाले कर दें। ये है प्रोडक्शन आर्डर का मतलब। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन आर्डर के नाम पर वो बाहर आते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। एक तो ये प्रोडक्शन आर्डर को भी मजाक मौजूदा स्पीकर साहब ने बना दिया कि जिस्मानी रिमांड के दौरान भी लोगों के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर रहे हैं। दूसरी समी साहब देखें, मैं आप ये जो आपने वीडियो दिखाई है ना जमशेद दस्ती की, ये मेंबर पार्लियामेंट थे। क्या आज किसी मेंबर पार्लियामेंट को इस तरह पिंजरे में बंद करके हमजा शहबाज साहब को या शहबाज शरीफ साहब को या आसिफ जरदारी साहब को इस तरह की पिंजरा नुमा गाड़ी में बंद करके अदालत में पेश किया गया? सिर्फ बात यह है कि हमें जो बात आपने की, राना अफजल साहब बहुत मोहतरम है और ये बहुत वज़ादार किस्म के सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है भाईजान, हमारे जो रवैये हैं
कि उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के वजीर कानून थे। ये है अल्लाह की बेआवाज लाठी जब आती है। समीद साहब, मॉडल टाउन के शोहदा की आपने बात की, वो कोई मामूली वाकया नहीं था। हामिला खातून को गोलियां मार दी गई, तो उनकी भी तो आसमानों पर सुनी जाएगी। तो ये मैं समझता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी जो है, इसमें जिस तरीके, पता नहीं राना सनाउल्लाह साहब का उसमें क्या अमल दखल था, लेकिन जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने उस सारे वाक़े को डिफेंड किया, उससे ये उन लोगों की आहें, जो मासूम लोग शहीद हुए, उनकी आहें, तारुल कादरी साहब उस केस को परसू करें या ना करें। अब वो बच्ची बिस्मा जो है, उसने लाहौर हाई कोर्ट ने जो JIT को काम करने से रोका, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, और मुझे यकीन है कि उन शोहदा को इंसाफ जरूर मिलेगा, और जो भी जिम्मेदार है उसका वो कैफरे करदार को जरूर पहुंचे। दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ एक कहूँगा कि अगर एक वक्त में गलत हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे मौके पर भी गलत किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से ANF का मौक़िफ़ जब सामने आ जाएगा तो फिर उस पर हम एक राय दे सकेंगे। मैं राना अफजल साहब, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब का भले वो प्रोडक्शन ऑर्डर के रूह के मुनाफी ही इंटरव्यू था, लेकिन उस इंटरव्यू को बंद नहीं होना चाहिए था। आज़ादी सहाफ़त जो है, आज़ादी जो इजहार राय है, ये बड़ी मेहनत से हम सहाफ़ियों ने हासिल की, और मैं ज़ाती तौर पर इसका विक्टिम हूँ। फवाद चौधरी ने जो मुक्का मेरे मुंह पे मारा, वो इसीलिए था कि हम इन चीज़ों से परहेज़ करें। तो अगर कोई वो हामिद मीर साहब के इंटरव्यू को रोकने की कोशिश करता है, जियो को रोकने की कोशिश करता है, किसी भी इदारे की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है, तो ये पाकिस्तान के सहाफ़ी नहीं होने देंगे। इट इज़ नॉट अबाउट जियो, इट इज़ नॉट अबाउट समी इब्राहिम, इट इज़ नॉट अबाउट फरहान इम्तियाज़। ये एक राइट की बात है। राना अफजल साहब, अगर आप कमेंट करना चाहें तो। जी, मैं सिर्फ जो प्रोडक्शन ऑर्डर के बारे में कहना चाहूँगा कि एक उसका जो बेसिक चीज़ है कि वो उस वक़्त तक भी MNA होता है, और वो मेंबर नेशनल असम्बली है, और नेशनल असम्बली के इजलास के लिए उसका इंतखाब किया गया है। तो वो उसका आना एक नेचुरल चीज़ है जब तक वो MNA है, और उस पर इल्ज़ाम जितना भी मर्जी बड़ा हो, एफेड्रीन से बड़ा इल्ज़ाम तो नहीं हो सकता। लेकिन एफेड्रीन के बंदा बरी हो जाता है पाकिस्तान में कि वो एफेड्रीन बेचते हुए बरी, जो वो झूठा केस था। तो फिर मैं समझता हूँ कि इल्ज़ामात की बेसिस के ऊपर हमें फैसले नहीं करने चाहिए। दुरुस्त है, बिल्कुल। अच्छा, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में राना अफजल साहब, एक जमील अख्तर क्यानी, एक DSP, मरहूम DSP की बेवा और उसके बच्चों ने अपील की थी कि जो 3 करोड़ का जुर्माना है वो हम नहीं दे सकते क्योंकि जमील अख्तर साहब फौत हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जी नहीं, अगर करप्शन का माल लिया गया है तो उस जो वर्सा हैं उनसे वो पैसा रिकवर किया जाएगा। इट शोज़ के करप्शन के हवाले से जो अदालतों का रवैया है वो बड़ा सख्त होता जा रहा है। एज ए पॉलिटिशियन आप क्या कहेंगे? इस चीज़ की ज़रूरत तो थी पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं, जो अनटचेबल्स जिन्हें हमें कहते हैं, वो तो अगर माल उनसे उनके अंदर एक दफ़ा चला जाए तो बस फिर निकालना तो बहुत मुश्किल ही है काम। समी साहब, मैं चीफ जस्टिस साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हमें अपनी कौम में हलाल और हराम की तमीज़ सिखानी है। अगर उस ख़ानदान के पास वो एसेट इतने मौजूद हैं जिसके ऊपर जो साबित हो गया कि वो चोरी के हैं, तो फिर वो उस ख़ानदान का हक़ उन एसेट्स के ऊपर नहीं है। बिल्कुल। आज ये राना साहब, ये जो फैसला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने बिल्कुल करप्शन तो ज़ीरो टॉलरेंस लग रही है, और आई थिंक दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान नीड्स एट दैट टाइम। जी शमी साहब, देखें चीफ जस्टिस जनाब आसफ सईद खोसा ने बड़ा वाज़े मैसेज दिया। ये देखें, उन्होंने कहा कि ये प्लाट उस वक्त जो 2.5 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया करप्शन के पैसे से, अब तो वो 2.5 अरब का हो गया होगा। और 3 करोड़ रुपया, उन्होंने ये भी कहा कि जुर्माने की रकम बहुत थोड़ी है। तो बात यह है कि इस कल्चर को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है कि करप्शन का पैसा खा कोई फौत हो जाए या जिंदा हो, जिसने भी इस मुल्क को लूटा है, वो सियासतदान है, वो जज है, वो जर्नैल है, जो कोई भी इसमें मुल्क को लूटने में मुलव्वस है, उनसे वो पैसा बरामद किया जाना चाहिए। और इस कौम को एक सही रास्ता तभी मिलेगा। और ये एहतसाब की जो बात है, ये भी गैर जानिबदार होना चाहिए। इसमें खा PTI के लोग आते हैं, उनको भी पकड़ो, PMLN आती है, उनको पीपल्स पार्टी आती है, उनको भी पकड़ो, लेकिन ये क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जो कोई भी, जिसने भी इस मुल्क में करप्शन की है, उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसको इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। राना साहब, आखिरी हमारे लम्हात हैं शो के। राना अफजल साहब, इफ यू वांट टू गिव योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स।
मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये होगा, और आपका बहुत शुक्रिया, कि हम एक किस्म की करप्शन की बात करते हैं, माली करप्शन की। जो पॉलिटिकल करप्शन है, जो आपकी गवर्नेंस के अंदर करप्शन है, जो आप हुकूमतें तोड़ने और बनाने की करप्शन है, जो आपकी मॉरल करप्शन है, ये सारी किस्म की करप्शनें उनका रिज़ल्ट आखिर में एक ही निकलता है कि आपका माशरा तबाह होता है, आपका मुल्क तबाह होता है। हम पाकिस्तान में सिर्फ एक माली करप्शन की बात करते हैं, बाकी करप्शन को हमने आज़ाद कर दिया। फेयर एनफ। राना अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपका, राना ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ये कमेंट है राना अफजल साहब का कि सिर्फ माली करप्शन नहीं, जो दूसरी करप्शन है जिसमें मॉरल करप्शन भी आती है, जिसमें जो आपके पास पावर आ जाती है उसका मिसयूज़ भी आ जाता है, ये तमाम चीज़ें रोकनी होंगी अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाना है। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने बड़ी हिम्मत से, मेहनत से इसको हासिल किया है और इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। चाहे चैनल कोई भी हो, शख्सियत कोई भी हो, अगर ताकत के ज़रिए उसको दबाने या रोकने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान के सहाफ़ी उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। हामिद मीर साहब ने जो इंटरव्यू किया आसिफ अली जरदारी का, वो चलना चाहिए था, उसको नहीं रुकना चाहिए था। और मैं इस मुतालबे में कि जो कोई भी उसको रुकवाने का बायस है उसको ज़रूर एक्सपोज होना चाहिए, मैं इस मुतालबे में उनके साथ हूँ। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।